नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और उसका चैप्टर नंबर 15 हम लोग पढ़ रहे हैं और 218 बीएनएसएस तक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज की वीडियो में बारी होगी सेक्शन नंबर 219 बीएनएसएस। तो 198 सीआरपीसी की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करेंगे दोस्तों। तो इस हेडिंग का नाम है प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज। विवाह के विरुद्ध अपराधों का अभियोजन कैसे होगा, ये सेक्शन इसके बारे में बताती है। देखिए दोस्तों, ये सेक्शन थोड़ी लंबी है और मैं एक ही वीडियो में कराना चाहूंगा, लेकिन आप थोड़ा अटेंशन के साथ बैठे रहिए। मोटा रजिस्टर लेकर बैठे होंगे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का मटेरियल फैक्ट आप नोट करेंगे, आपसे मुझे पूरी उम्मीद है। और ध्यान रखना कि बेशक ये सेक्शन लंबी है बट समझने के लिए आसान है। जब आप इसे पढ़ने बैठेंगे बेयर एक्ट में तो आपको लगेगा कितना सारा कंटेंट है। डेफिनेटली वहां पर बहुत सारा कंटेंट है, बट मैं इस तरीके से डिजाइन करूंगा आज वीडियो को कि आपको लगेगा कि यहां तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक सबसेक्शन दूसरी सबसेक्शन के साथ में कनेक्टेड है। अगर सबसेक्शन 1 को आपने समझ लिया तो बाकी सारी सबसेक्शंस आपको आसानी से समझ आ जाएंगी। देखिए सेक्शन नंबर 219 करस्पॉन्डिंग टू 198 सीआरपीसी में टोटल मिलाकर 7 सबसेक्शंस हैं। इन 7 सबसेक्शंस में से आपको जो स्पेशली याद रखनी होंगी वो 2 सबसेक्शंस हैं, सबसेक्शन नंबर 1 एंड सबसेक्शन 6। यही 2 मेन सबसेक्शंस हैं। अदरवाइज जो बाकी सबसेक्शंस बच गई वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे सबसेक्शन 1 क्या कहती है। जो सबसेक्शन 1 रिलेटेड है ये भारतीय न्याय संहिता बीएनएस करस्पॉन्डिंग टू आईपीसी, उसकी ये 4 सेक्शंस 81 से लेकर 84, बीएनएस की ये 4 सेक्शन 81 से लेकर 84 तक जितनी भी ये सेक्शंस हैं, सब सेक्शन 1 इन्हीं सेक्शंस के संज्ञान के बारे में बात करती है, कॉग्निजेंस के बारे में बात करती है। और इस सब सेक्शन में यह कह दिया गया कि अगर मान लो कि अपराध ऐसा है जो सेक्शन 81 से लेकर 84 तक में से किसी भी धारा का अपराध होगा, तो कोर्ट को कहा गया कि आप कॉग्निजेंस नहीं लेंगे। पहली बात, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस। पहली बात तो उनको मना कर दिया गया कि आप ऐसे ऑफेंसेस का कॉग्निजेंस नहीं लेंगे, लेकिन टोटल बार नहीं है। जबकि सबसेक्शन 6 देखेंगे इसमें तो वहां टोटल बार है, पर यहां सबसेक्शन 1 में टोटल बार नहीं है। उन्होंने कहा कि हां आप कॉग्निजेंस ले सकते हैं, बट वो भी किस पर लेंगे? केवल और केवल कंप्लेंट पर लेंगे। किस पर लेंगे? कंप्लेंट पर लेंगे। हिंदी में बोले तो परिवाद पर लेंगे। 190 सीआरपीसी करस्पॉन्डिंग टू 210 बीएनएसएस, उसके अंदर मैंने आपको टोटल 4 सोर्सेज बताए जिन पर कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है। नंबर 1 कंप्लेंट परिवाद, नंबर 2 पुलिस रिपोर्ट, नंबर 3 इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अदर देन पुलिस ऑफिसर, और नंबर 4 सो मोटो अपॉन हिज ओन नॉलेज। इन 4 सोर्सेज में से किसी भी सोर्स पर कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती हैं, लेकिन सबसेक्शन 1 ऑफ 219 बीएनएसएस ने यह कहा कि इन 4 में से केवल आप पहले सोर्स कंप्लेंट पर ही कॉग्निजेंस ले सकते हैं। और आप एक बात पूरे के पूरे बीएनएसएस को पढ़ते हुए ध्यान रखना कि जब भी कहीं यह कहा जाएगा कि कोर्ट केवल कंप्लेंट पर, केवल परिवाद पर कॉग्निजेंस ले सकते हैं, तो आपको साथ में यह भी बताना पड़ेगा कि किसकी कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। फिर वो कहीं ओपन नहीं होगा कि आप कोई भी आएंगे और कंप्लेंट दे देंगे, नहीं, वहां पर लोकस स्टेंडी देखा जाएगा। तो इस सेक्शन में भी यह बताया गया कि कॉग्निजेंस कंप्लेंट पर होगा, और कंप्लेंट किसकी होनी चाहिए? तो यहां लिखा गया कंप्लेंट मेड बाय सम पर्सन एग्रीड ऑफ ऑफेंस 81 to 84।
BNS, भारतीय न्याय संहिता के जो से अपराध 81 से लेकर 84 तक हैं, जो मैरिज से रिलेटेड अपराध हैं, इनसे एग्रीव्ड पर्सन जो होगा वो एग्रीव्ड पर्सन की कंप्लेंट पर ही कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है, ऐसा बताया सब सेक्शन 1 ने। लेकिन अब आप यहां लैंग्वेज लिखी देखना, जब भी आप लॉ पढ़ेंगे, BNSS पढ़ेंगे, तो मोस्टली जगह पर आपको एग्रीव्ड पर्सन लिखा हुआ होगा, बट यहां पर थोड़ा उल्टा लिखा है, सम पर्सन एग्रीव्ड। तो यहां मीनिंग भी थोड़ा डिफरेंट है दोस्तों। अब क्वेश्चन आता है कि ये तो कह दिया कि एग्रीव्ड पर्सन की कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस ले सकते हैं, तो जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स ध्यान दें, थोड़ी अटेंशन उनकी चाहिए कि अगर आप प्रैक्टिस में हैं और कोर्ट के सामने जो आपका क्लाइंट है उसके अगेंस्ट इनमें से 81 से लेकर 84 तक कोई भी ऑफेंस की चार्जशीट आई है या कंप्लेंट केस है और कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया है, आपके क्लाइंट को सम्मन्स कर दिए हैं, उसको कोर्ट में बुला लिया है कॉग्निजेंस लेने के बाद, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि इन ऑफेंसेस का जो कॉग्निजेंस लिया गया है वो कंप्लेंट पर लिया गया है क्या। अगर कंप्लेंट पर लिया गया है तो फिर आप ये चेक करिए क्या वही पर्सन है कंप्लेंट करने वाला जिसको इस सेक्शन ने परमिट किया है। अगर वो पर्सन नहीं है तो आप कोर्ट को कहिए कि ये कॉग्निजेंस गलत हुआ है, तो फिर आगे का ट्रायल नहीं चल सकता है। तो जब आप ये चेक करने जाएंगे कि क्या एग्रीव्ड पर्सन की कंप्लेंट पर ही कॉग्निजेंस हुआ है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए हु इज एग्रीव्ड पर्सन। एग्रीव्ड पर्सन होगा व्यथित व्यक्ति, हिंदी में बोलते हैं एग्रीव्ड पर्सन को व्यथित व्यक्ति कौन होगा। तो इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन तो भैया दी नहीं गई है कि व्यथित व्यक्ति कौन होगा, बट अलग अलग केस में अलग अलग पर्सन एग्रीव्ड पर्सन की कैटेगरी में आएंगे। बट पहचान कैसे करेंगे, तो पहचान करने का तरीका है कि वो ऑफेंस जो हुआ सेक्शन 81 से लेकर 84 कोई सा भी, तो उसने अफेक्ट किया हो वो पर्सन, जो पर्सन चाहता है कि मैं कंप्लेंट देना चाहता हूं या जिसकी कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लिया जा चुका है, तो उसको आपने चेक करना है कि इस ऑफेंस से वो व्यक्ति अफेक्टेड है क्या, और अफेक्ट क्या हुआ होना चाहिए, उसके या तो लीगल राइट्स अफेक्ट हुए हों या उसका लीगल इंटरेस्ट अफेक्ट हुआ हो। साथ में अगर कहें तो उसको कोई ना कोई इंजरी हुई होनी चाहिए और वो इंजरी एक्चुअल इंजरी होनी चाहिए, केवल ये नहीं कि इमोशनली मैं अटैच था इस व्यक्ति से जिसके साथ में ये ऑफेंस हुआ, मैं इसलिए कंप्लेंट करना चाहता हूं। नो इमोशंस, नो कंजेक्चर, एक्चुअल इंजरी होनी चाहिए। और यहां पर जो इंजरी वर्ड है, मैं आपको उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा, मेरी वीडियोस देखी होंगी आपने इंजरी के ऊपर। तो 4 टाइप की इंजरी, कोई सी भी इंजरी हो सकती है, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल और रेपुटेशन। कोई भी इंजरी क्यों ना हुई हो, लेकिन कोई ना कोई इंजरी जरूर हुई होनी चाहिए उस व्यक्ति को जो व्यक्ति कंप्लेंट करना चाहता है या उसकी कंप्लेंट पर कोर्ट ने ऑलरेडी कॉग्निजेंस ले लिया है, तभी वो व्यक्ति एग्रीव्ड पर्सन की कैटेगरी में आएगा, अदरवाइज एग्रीव्ड पर्सन की कैटेगरी में नहीं आएगा और ऐसे व्यक्ति की कंप्लेंट पर फिर कॉग्निजेंस भी नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं कि सब सेक्शन 1 और उसमें लिखी हुई बातें और एग्रीव्ड पर्सन आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं सब सेक्शन 1 में ही एक प्रोवाइजो लिखा है। सब सेक्शन 1 में कितने प्रोवाइजो हैं? केवल 1, एक प्रोवाइजो है। कंफ्यूज हो सकते हो जब आप प्रोवाइजो देखोगे, लेकिन उस प्रोवाइजो के अंदर क्लॉज 3 लिखी है, क्लॉज ए, बी एंड सी। लेकिन मैं इनको यहां ना पढ़ाकर जब इनकी जरूरत होगी तब मैं इसको पढ़ाऊंगा। तो अब देखिए बात करते हैं सब सेक्शन 2। तो सब सेक्शन 2 अभी कितने ऑफेंसेस मैंने बताए, कमेंट करके बताइए। 81 से लेकर 84 तक के कहां के ऑफेंसेस हैं ये? BNS। इन सभी ऑफेंसेस में से भी सबसेक्शन 2 को स्पेसिफिक कर दिया सेक्शन 84 के लिए। कौन सी सेक्शन के लिए लिमिट कर दिया?
सेक्शन 84 के लिए बीएनएस की। यानी जो सबसेक्शन 1 है वो जनरल है 81 से लेकर 84 तक के लिए, बट सबसेक्शन 2 स्पेसिफिक है केवल 84 के लिए। तो सेक्शन 84 बीएनएस कहती क्या है, मैं ब्रीफ में बता देता हूं, जब बीएनएस पढ़ाएंगे तो डिटेल में पढ़ाएंगे, बट हमारा ब्रीफ भी कंप्लीट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। 84 बीएनएस कहती है whoever takes or entice away wife of another man, किसी दूसरे व्यक्ति की पत्नी को बहला फुसला कर कोई व्यक्ति ले जाता है और ये जानते हुए ले जाता है कि ये जो लेडी है ये किसी दूसरे व्यक्ति की पत्नी है, और अगर डायरेक्ट जानकारी नहीं है तो ही हैज रीजन टू बिलीव कि ये किसी दूसरे व्यक्ति की पत्नी है। मतलब अगर उसको ये पता चल गया कि ये जो लेडी है ये मैरिड है, तब भी ये सेक्शन 84 एप्लीकेबल हो जाएगी। अब ऐसी लेडी को अगर कोई व्यक्ति ले गया है, इस सेक्शन में नॉलेज भी वर्ड यूज हुआ, रीजन टू बिलीव भी यूज हुआ, विश्वास रखने का कारण और इंटेंशन भी यूज हुआ है। तो नॉलेज और विश्वास रखने का कारण किसके लिए है कि वो लेडी मैरिड है, पहले से ही शादीशुदा है, इस बात की नॉलेज और या फिर इसी बात को विश्वास रखने का कारण। बट इंटेंशन किस बात की है, वो इंटेंशन इस बात की है कि वो जो लेकर गया है वो इसलिए लेकर गया है सी मे हैव इलिसिट इंटरकोर्स विद एनी पर्सन, कि इसको इस वजह इस कारण से लेकर जाया जा रहा है कि इसके किसी से नाजायज इंटरकोर्स कराया जाएगा, इसके फिजिकल रिलेशन नाजायज फिजिकल रिलेशन किसी से बनवाए जाएंगे। किसी से मतलब चाहे खुद भी होगा उसमें वो भी, क्योंकि विद एनी पर्सन लिखा हुआ, किसी से भी या किसी दूसरे से भी, खुद को नहीं करना है, फिजिकल रिलेशन नहीं भी बनाना है, किसी दूसरे से बनवाना है, इस इंटेंशन से लेकर गया है, तब कहा जाएगा कि उसने सेक्शन 84 बीएनएस का ऑफेंस कर दिया। अब इसी सेक्शन में एक दूसरा पार्ट भी है, ऐसा नहीं है कि वो पार्ट लिखा है, बट आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, और अदरवाइज आपको मैं दूसरा पार्ट नहीं कहूंगा तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, दूसरे पार्ट में लिखा कि पहले तो वो लेकर गया है, इस पर्पज से लेकर गया है, उसके लिए पहला पार्ट। अगला कहता है कि whoever conceals, लेकर कोई को और गया बट किसी दूसरे व्यक्ति ने छिपा लिया या डिटेन करके रख लिया, छिपाया नहीं है तो डिटेन करके रख लिया, छिपाने में और डिटेन करके रखने में अंतर है। लेकिन फिर से वही बात कि किस इंटेंशन से लेकर छिपाया है, किस इंटेंशन से डिटेन किया है, ये जानकारी रखते हुए कि वो वुमेन मैरिड है, सच वुमेन, और उसी इंटेंशन से छिपाया है कि ये किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ इसके इलिसिट नाजायज संबंध इसके बनवाए जाएंगे, इलिसिट इंटरकोर्स इसका करवाया जाएगा। इस सेक्शन में एक और बात ध्यान रखना कि ये सेक्शन अभी तक इंटरकोर्स नहीं भी हुआ है, बट इसी इंटेंशन से लेकर गया, इसी इंटेंशन से छिपाया गया, ऐसी वुमेन को डिटेन किया गया, तभी ऑफेंस पूरा हो जाता है। इंटरकोर्स के लिए दूसरी और सेक्शन लगेगी, कहीं ना कहीं दूसरा ऑफेंस बनेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये सेक्शन 84 आप समझ गए होंगे। तो ऐसी सेक्शन के लिए ये कहा गया, क्योंकि हमने कहा था कि सेक्शन 84 बीएनएस से सब सेक्शन 2 ऑफ 219 बीएनएसएस कनेक्टेड है, तो इसके लिए हमें 84 समझना जरूरी था, वो हमने समझ लिया। बट ये सबसेक्शन 2 ऑफ 219 किस तरीके से कनेक्टेड है 84 से, तो वो कहती है, देखिए, नो पर्सन अदर देन हस्बैंड। ध्यान देना, कौन यहां पर विक्टिम है, किसको ले जाया गया, किसको ले जाया गया, वाइफ को। मैरिड है तो किसी ना किसी की तो वाइफ होगी, तो इसलिए यहां पर कहा गया सबसेक्शन 2 में, नो पर्सन अदर देन हस्बैंड shall be deemed to be aggrieved of offense this and this। तो यहां पर aggrieved केवल और केवल एक ही पर्सन होगा। तो सेक्शन 81 से लेकर सेक्शन 84 तक सबसेक्शन 1 में जो जनरल बात कही गई थी, उसमें से भी जो सेक्शन 84 है उसके लिए aggrieved पर्सन केवल और केवल एक ही पर्सन होगा,
और वो कौन होगा? वो हस्बैंड होगा ऐसी लेडी का। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या वो लेडी खुद अगर कंप्लेंट करना चाहे तो क्या उस लेडी की कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस नहीं हो सकता क्या? क्योंकि आपने सबसेक्शन 2 पढ़ी तो देखा नो पर्सन अदर देन हस्बैंड shall be deemed to be aggrieved person। तो यहां क्लियर कहा है कि इस हस्बैंड के अलावा कोई भी दूसरा पर्सन एग्रीव्ड पर्सन की कैटेगरी में नहीं आएगा सेक्शन 84 के ऑफेंस के लिए। और अगर हस्बैंड के अलावा कोई दूसरा पर्सन नहीं है एग्रीव्ड पर्सन तो किसी दूसरे पर्सन की कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस नहीं ले सकती कोर्ट। तो मेरा क्वेश्चन आपसे कि क्या वो लेडी जिसको ऐसे बहला फुसला कर ले जाया गया था, इस पर्पज के लिए ले जाया गया था, उसकी कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस नहीं हो सकता क्या? देखिए इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग उसकी कंप्लेंट पर भी कॉग्निजेंस हो सकता है। यहां पर वर्ड यूज हुआ है डीम्ड टू बी एग्रीव्ड पर्सन। हस्बैंड तो डीम्ड एग्रीव्ड पर्सन है, तो एक्चुअल एग्रीव्ड कौन हुआ? वो लेडी जिसको इस तरीके से ले जाया गया था, इस पर्पज से ले जाया गया था, इस इंटेंशन के साथ ले जाया गया था। तो दोनों की कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस हो सकता है। बट क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसेक्शन 2 क्या कहती है, तो सबसेक्शन 2 में डीम्ड कंप्लेनेंट डीम्ड एग्रीव्ड कौन होगा? हस्बैंड का ही आपको आंसर लगा कर आना है। ये मैंने इंटरप्रिटेशन के साथ आपको बताया है, क्योंकि देखिए कि हस्बैंड को अभी तक पता भी नहीं चला, मान लो उस लेडी को इस तरीके से लेकर जाया गया था और उस लेडी के साथ मान लो इंटरकोर्स अभी तक नहीं कर पाए वो लोग, उससे पहले वो बच के आ गई, बट ऑफेंस 84 तो कंप्लीट हो गया। अब वो अपने हस्बैंड को नहीं बताना चाहती है, तो क्या फिर इस लेडी को आप वंचित कर दोगे कि आपकी कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस नहीं होगा? कॉमन सेंस क्या कहती है आपकी, वो आप लगाइए। और इंटरप्रिटेशन भी कहीं ना कहीं यही है कि डीम्ड एग्रीव्ड है हस्बैंड, तो एक्चुअल एग्रीव्ड तो वही है लेडी। तो दोनों की कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस हो सकता है। ये हुई सबसेक्शन 2। अब बात करते हैं सबसेक्शन 3। अब सबसेक्शन 3, 4 एंड 5, तो सबसेक्शन 3, 4 एंड 5 को एक साथ पढ़ेंगे। और सबसेक्शन 6 को मैंने बताया था कि वो अलग ही ऑफेंस की बात करती है, एंड सबसेक्शन 7 बहुत छोटी सी है। तो इट मींस आपकी अब ये सेक्शन 219 पूरी होने वाली है। बट अटेंशन आप रखिए, इधर मटेरियल फैक्ट को आप नोट करते जाइए। तो देखिए सबसेक्शन 3, इन तीनों से पहले ध्यान देना कि जब मैंने सबसेक्शन 1 पढ़ाई थी तो आपको यह बताया था कि उसके अंदर एक प्रोवाइजो लिखा है और प्रोवाइजो में 3 क्लॉज लिखी है, क्लॉज ए, क्लॉज बी एंड क्लॉज सी। तो सबसेक्शन 3 उस क्लॉज ए से कनेक्टेड है, सबसेक्शन 4 उस क्लॉज बी से कनेक्टेड है और क्लॉज सी किसी भी सबसेक्शन से कनेक्टेड नहीं है। और सबसेक्शन 5 इस सबसेक्शन 4 से कनेक्टेड है। इस तरीके से आपको याद रखना है जिससे कि आपके माइंड में बातें बैठ जाए। और अब आपको थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना है। मैं जैसे जैसे पूछता जाऊंगा तो आप लोग थोड़ा सा उसमें कमेंट करके आप बताते भी जाइए साथ के साथ कि आपको क्या समझ में आ रहा है। तो सबसेक्शन 3 को पढ़ेंगे, उसके साथ हमें पढ़ना पड़ेगा सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो। प्रोवाइजो में क्लॉज ए। तो आपसे कोई पूछे कितने प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो एक ही है बट उसके अंदर क्लॉज 3 है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप डायरेक्ट पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो सबसेक्शन 3 को पढ़ने से पहले हम सबसेक्शन 1 में लिखे हुए प्रोवाइजो और उसके अंदर लिखी हुई क्लॉज ए को जानेंगे, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे मैं उस क्लॉज को पढ़ाऊंगा। तो क्लॉज ए क्या बात करती है, उस क्लॉज में मैं वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ा रहा हूं, ऐसे पढ़ाया तो बहुत लंबी हो जाएगी, बट आप नोट कर लेना एक भी बात छूटेगी नहीं, एक्स्ट्रा ही मिलेंगी आपको। तो यहां पर जो एग्रीव्ड पर्सन है ना, जिसकी कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस होना है, उसके एफिशिएंसी के बारे में बात की गई है क्लॉज ए में। देखिए वहां पर कहा गया है कि इफ पर्सन एग्रीव्ड इज चाइल्ड, चाइल्ड की क्षमता है, एफिशिएंसी है कि वो कंप्लेंट कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर मान लो वो एग्रीव्ड पर्सन चाइल्ड है, इसी तरीके से वो व्यक्ति जिसको कंप्लेंट करनी है
जो एग्रीव्ड पर्सन है वो अनसाउंड माइंड का है। अनसाउंड माइंड को कहें कि वो बातों को समझ ही नहीं पाता है कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इवन देन उसके लीगल राइट्स अफेक्ट हो सकते हैं। और उसके बाद यहां पे देखिए इसकी जगह पे पहले इडियट वर्ड लिखा हुआ था, बट उसको इडियट को हटाकर अब अनसाउंड माइंड कर दिया गया है। इसी तरीके से यहां पर जो तीसरी कैटेगरी लिखी है वो ल्यूनेटिक लिखी हुई थी पहले, अब उस ल्यूनेटिक वर्ड को हटाकर कह दिया है कि वो पर्सन जो एग्रीव्ड है वो ऐसा है, ही इज हैविंग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। उसको जो उसका विद्वानता है, उसकी जो इंटेलेक्चुअलिटी है वो डिसेबल है। वो कभी कभी तो बात को समझ लेता है और कभी कभी बात को नहीं समझ पाता। इस टाइप का वो पर्सन है, कहीं ना कहीं एफिशिएंट नहीं है कंप्लेंट करने के लिए। इसमें सारे वही पर्सन लिखे हैं जो एफिशिएंट नहीं है क्लॉज ए के अंदर। चाइल्ड हो गया, अनसाउंड माइंड पर्सन, और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ल्यूनेटिक हो गया। या फिर अगला पर्सन कि वो कंप्लेंट करने में सक्षम नहीं है। क्यों सक्षम नहीं है उसका कारण है या तो वो बीमार है या वो इतना कमजोर हो गया है कि वो कंप्लेंट नहीं कर पा रहा है। ही इज अनेबल टू मेक कंप्लेंट ड्यू टू सिकनेस और इन्फॉर्मिटी। या फिर वो जो कंप्लेंट करना चाहती है, वो जो एग्रीड पर्सन है, इज अ वुमेन एंड कैन नॉट बी कंपेल्ड टू अपीयर इन पब्लिक ड्यू टू द लोकल कस्टम और मैनर्स। वो जो एग्रीड पर्सन है, व्यथित व्यक्ति है, वो मान लो कोई स्त्री है और वो ऐसी स्त्री है कि वहां के जो स्थानीय प्रथा हैं, प्रचलन हैं, वो कहते हैं कि तुम पब्लिक में नहीं जाओगे, तो कंप्लेंट कैसे करेगी वो लेडी। तो यहां देखिए कितने पर्सन हो गए, चाइल्ड हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया, ल्यूनेटिक हो गया, या फिर यहाँ पर सिक पर्सन या ज्यादा ही इन्फर्म पर्सन हो गया जो कंप्लेंट करने लायक ही नहीं है, या वो वुमेन हो गई जिसको उसकी प्रथा अलाउ नहीं करती है। तो ये जब ये पर्सन इनकैपेबल है, कंप्लेंट नहीं कर सकते, तो कंप्लेंट कोर्ट तक कैसे पहुंचेगी? तो इसी क्लॉज ए में लिखा गया कि इनके बिहाफ पर कौन कंप्लेंट कर सकता है, इन्हीं के बिहाफ पर होनी चाहिए कंप्लेंट। और कौन कर सकता है वो? लिखा सम अदर पर्सन जो एग्रीव्ड नहीं भी है। सम अदर का मतलब अदर देन एग्रीव्ड पर्सन। वो व्यक्ति जो एग्रीव्ड नहीं भी है, वो व्यक्ति इनके बिहाफ पर, ऑन हिज और हर बिहाफ, कोई दूसरा व्यक्ति भी परिवाद फाइल कर सकता है। लेकिन 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 यहां एक कंडीशन लगाई गई है कि कंडीशन ये है कि विद द लीव ऑफ द कोर्ट। जिस कोर्ट को ऐसे ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेना है, संज्ञान लेना है, उस कोर्ट की परमिशन होनी चाहिए कि मैं इनके बिहाफ पर कंप्लेंट करना चाहता हूं। तो एक एप्लीकेशन लगाई जाएगी कि मुझे परमिट कर दिया जाए, मुझे लीव दे दी जाए कि मैं इन लोगों के बिहाफ पर कंप्लेंट कर दूं, क्योंकि ये पर्सन ऐसे हैं, या तो बच्चा है, अनसाउंड पर्सन है, ल्यूनेटिक है, या फिर वो वुमेन है कि लोकल प्रथा के कारण बाहर नहीं आ सकती है, या फिर वो व्यक्ति इतना बीमार है या कमजोर है कि अपनी कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकता है। तो देन कोर्ट देखेगी कि उसकी एप्लीकेशन को परमिट किया जाए या ना किया जाए, और कोर्ट पाती है कि हाँ परमिशन दे देनी चाहिए। फिर कोर्ट जैसे ही लीव ग्रांट करेगी, देन अब ये व्यक्ति कंप्लेंट कर सकता है। बट कंप्लेंट अपने नाम से करेगा, बट किसके लिए हो रही है कंप्लेंट? जिसके लीगल राइट्स, लीगल इंटरेस्ट को अफेक्ट किया गया था, जिसको इंजरी हुई थी, उसके लिए हो रही है। तो ये बात कहां लिखी है? सब सेक्शन 1 उसके प्रोवाइजो और उसके क्लॉज ए। तो इससे सब सेक्शन 3 किस तरीके से कनेक्टेड है? तो देखिए सब सेक्शन 3 में क्या लिखा गया, और सब सेक्शन 3 में जब आप पढ़ेंगे इसके बेयर एक्ट की लैंग्वेज, तो आप पढ़ लेना। मैं आपको बता देता हूं कि आपने क्लॉज ए में कितने सारे पर्सन्स थे जो एग्रीव्ड तो थे बट कैपेबल नहीं थे कंप्लेंट करने के लिए। उससे कनेक्टेड है सब सेक्शन 3 ऑफ 219 बीएनएसएस। बट इनमें लिखे गए सारे के सारे पर्सन से कनेक्टेड नहीं है सब सेक्शन 3। सब सेक्शन 3 केवल और केवल पहले दो लोगों से कनेक्टेड है, चाइल्ड और अनसाउंड माइंड। चाइल्ड और अनसाउंड माइंड। जब
वो एग्रीड पर्सन चाइल्ड हो या अनसाउंड माइंड हो तो कोर्ट के ऊपर एक ड्यूटी लगाती है ये सबसेक्शन 3। देखिए यहां पर मैजिस्ट्रेट कोर्ट के ऊपर 3 ड्यूटी लगाई गई है। पहली ड्यूटी ये है कि ये सबसेक्शन 3 जब एप्लीकेबल होगी जब मैजिस्ट्रेट साहब ये पाएंगे कि ये चाइल्ड या अनसाउंड पर्सन के लिए वो व्यक्ति जो मेरे पास एप्लीकेशन लेकर आ रहा है, जो कंप्लेंट देना चाहता है, क्या वो गार्जियन अपॉइंट किया गया है या गार्जियन डिक्लेयर किया गया है कंपीटेंट कोर्ट के द्वारा। कंपीटेंट कोर्ट ने इस पर्सन को ऐसे चाइल्ड का या ऐसे अनसाउंड पर्सन का गार्जियन अपॉइंट किया हो या डिक्लेयर किया हो तभी उसकी कंप्लेंट लेंगे। और यहां पर है सबसेक्शन 3 में कि वो व्यक्ति को अपॉइंट किया नहीं गया है, ऐसा व्यक्ति आ गया कंप्लेंट लेकर या कंप्लेंट करने की इच्छा लेकर। मजिस्ट्रेट साहब के ऊपर दूसरी ड्यूटी ये होगी कि वो ये चेक करेंगे द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज अ गार्जियन सो अपॉइंटेड और सो डिक्लेयर्ड। वो जो व्यक्ति आया वो तो गार्जियन नहीं है, लेकिन हां कोई व्यक्ति है जो गार्जियन अपॉइंट किया जा चुका है, कोई व्यक्ति है जो गार्जियन डिक्लेयर किया जा चुका है, वो नहीं आया। देन मजिस्ट्रेट साहब की फिर एक ड्यूटी है कि वो ऐसे पर्सन को जो गार्जियन अपॉइंट किया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है, तो उसको अपॉर्चुनिटी देंगे कि भैया आप आओ और आप कंप्लेंट करो। शैल वर्ड यूज हुआ है, shall give opportunity to be heard such appointed so declared guardian। उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उसको नोटिस किया जाएगा कि आप आइए कोर्ट में और आप कंप्लेंट करिए। और अगर आप कंप्लेंट नहीं करना चाहते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति से करवा रहे हैं, तो आप रीजन बताइए क्यों नहीं कराना चाहते। बट उसको मौका दिया जाएगा। कल को वो ये ना कह दे कि जिस व्यक्ति ने कंप्लेंट की है वो तो अपॉइंटेड या डिक्लेयर्ड गार्जियन था ही नहीं, वो तो मैं था। तो इस बात को रूल आउट करने के लिए उसको मौका दिया जाएगा। ऐसे सेटिस्फेक्शन के बाद ही मैजिस्ट्रेट साहब उस थर्ड पर्सन को लीव ग्रांट करेंगे। क्या करेंगे? लीव ग्रांट करेंगे, क्योंकि क्लॉज ए में लिखा था कि वो कोई दूसरा पर्सन आ सकता है कंप्लेंट करने के लिए, बट विद द लीव ऑफ कोर्ट। तो कोर्ट को लीव देने से पहले, परमिशन देने से पहले क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा चाइल्ड के लिए या फिर अनसाउंड माइंड जब एग्रीड पर्सन होगा तब के लिए, ये बातें बताई गई सबसेक्शन 3 में। अब बात करते हैं सबसेक्शन 4 की। सबसेक्शन 3 कनेक्टेड थी सबसेक्शन 1 के प्रोवाइजो उसके क्लॉज ए से। सबसेक्शन 4 कनेक्टेड है सबसेक्शन 1 और उसके प्रोवाइजो और उसकी क्लॉज बी से, बी फॉर बॉम्बे से। तो अब हमको यह भी जानना पड़ेगा कि भैया जिस तरीके से क्लॉज ए देखी, तो अब क्लॉज बी में क्या लिखा हुआ है। सबसेक्शन 1 की है, ध्यान देना, सेक्शन 219 सबसेक्शन 1 उसकी प्रोवाइजो और उसका क्लॉज बी, वहां पर क्या लिखा गया है। यहां पर भी क्लासिफाइड किया गया है कि वो कंप्लेनेंट एग्रीव्ड पर्सन जो होगा वो कौन होगा। तो उसके लिए देखिए, इफ द पर्सन इज हस्बैंड एंड इज सर्विंग इन आर्म्ड फोर्स ऑफ यूनियन। अगर मान लो जो ऑफेंस है सेक्शन 81 से लेकर 84 कोई सा, उनमें अगर एग्रीव्ड पर्सन हस्बैंड है और वो हस्बैंड ऐसा है जो आर्म्ड फोर्सेस, जो यूनियन की, संघ के जो सशस्त्र बल हैं उनके अंदर जॉब करता है, और साथ में इज अनेबल टू गेट लीव टू मेक द कंप्लेंट। जो कंप्लेंट करनी है इन ऑफेंसेस के लिए, उसे कंप्लेंट करने के लिए आना पड़ेगा कोर्ट में, और कोर्ट में आना पड़ेगा तो उसे वहां से छुट्टी चाहिएगी, लेकिन उसको छुट्टी नहीं मिल पा रही है, ऐसा हस्बैंड है, इज अनेबल टू गेट लीव टू मेक अ कंप्लेंट। देन ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? तो ऐसी सिचुएशन में सम अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द हस्बैंड एज पर सब सेक्शन 4, वो ऑथराइज्ड पर्सन, कोई दूसरा पर्सन भी जो हस्बैंड नहीं भी है, वो कंप्लेंट कर सकता है, बट ऑन बिहाफ ऑफ
हस्बैंड करेगा। लेकिन सब सेक्शन 4 में लिखे हुए तरीके से उस व्यक्ति को कंप्लेंट करनी पड़ेगी। तो अभी ये जो पीछे मैंने बातें बताई, ये सब सेक्शन 1 की क्लॉज बी में लिखी हुई थी, और क्लॉज बी एप्लीकेबल होती है सब सेक्शन 4 के साथ में। तो सब सेक्शन 4 में वो तरीका बताया गया कि वो ऑथराइजेशन कैसे होगा, किस तरीके से कंप्लेंट होगी कोर्ट के सामने अगर एग्रीव्ड पर्सन हस्बैंड है इन ऑफेंसेस का। तो सब सेक्शन 4 में कुछ बातें लिखी जिनको पॉइंट वाइज मैं आपको समझा रहा हूं। उसका बेस है कि हाउ टू ऑथराइज, किस तरीके से उसको ऑथराइज किया जाएगा, अधिकृत किया जाएगा उस दूसरे व्यक्ति को अदर देन हस्बैंड की वो कंप्लेंट कर दे। नंबर एक बात, द ऑथराइजेशन शैल बी इन राइटिंग। तो वो जो अधिकृत करने का कागज होगा वो इन राइटिंग होना चाहिए, लिखित में होना चाहिए। नंबर 2, इट शैल बी साइंड बाय द हस्बैंड। अगली बात, इट शैल कंटेन अ स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ एलिगेशंस अपॉन विच कंप्लेंट इज टू बी मेड। उसी ऑथराइजेशन के अंदर एक स्टेटमेंट लिखेगा हस्बैंड कि उसे पता है कि कंप्लेंट जिन एलिगेशंस के बारे में की जाएगी वो एलिगेशंस की जानकारी उस हस्बैंड को है, ऐसी बात, ऐसा स्टेटमेंट उस ऑथराइजेशन में लिखा जाएगा। इससे अगली बात, इट शैल बी काउंटर साइंड बाय द कमांडिंग ऑफिसर। वो कमांडिंग ऑफिसर जिसको छुट्टी देनी थी बट वो छुट्टी नहीं दे रहा है इस हस्बैंड को, उस कमांडिंग ऑफिसर के काउंटर साइन ऐसे ऑथराइजेशन लेटर पर साइन करेगा, वो काउंटर साइन करेगा। अगली बात, इस ऑथराइजेशन पर साइन करने से अलग एक सर्टिफिकेट देगा, साथ में लगाएगा इस ऑथराइजेशन के। कौन लगाएगा? वो कमांडिंग ऑफिसर एक सर्टिफिकेट देगा। कमांडिंग ऑफिसर शैल ऑल्सो साइन अ सर्टिफिकेट टू द effect that the leave of absence for the purpose of making the complaint cannot be granted to the husband। ऐसा एक सर्टिफिकेट अलग से बनाएगा और कमांडिंग ऑफिसर उसको साइन करेगा, और ऐसा सर्टिफिकेट बनाकर साइन कर उस ऑथराइजेशन के साथ लगा देगी। देन वो ऑथराइजेशन मिल जाएगा उस पर्सन को जो पर्सन हस्बैंड के बिहाफ पर कंप्लेंट करना चाहता है। अब वो अदर पर्सन की कंप्लेंट पर भी कोर्ट ये ऑथराइजेशन लेटर देखकर, ये सर्टिफिकेट देखकर उसकी कंप्लेंट पर, दूसरे पर्सन की कंप्लेंट पर ही कॉग्निजेंस ले सकती है। अब मैंने आपको बताया था कि सबसेक्शन 3 क्लॉज ए से, सबसेक्शन 4 क्लॉज बी से, बट सबसेक्शन 5 क्लॉज सी से नहीं है, वो क्लॉज 4 से ही कनेक्टेड है। और वो बताती है सबसेक्शन 5 कि यहां पर जो ऑथराइजेशन लेटर दिया गया, यहां पर जो कमांडिंग ऑफिसर ने सर्टिफिकेट लगाया साथ में, उसकी एविडेंसरी वैल्यू क्या होगी। इसके लिए सबसेक्शन 5 ने कहा कि बोथ द डॉक्यूमेंट्स, मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है बोथ द डॉक्यूमेंट्स मतलब ऑथराइजेशन लेटर एंड सर्टिफिकेट शैल बी प्रिज्यूम्ड जेन्युइन एंड शैल बी रिसीव्ड इन एविडेंस। ऐसा अथॉरिटी लेटर और ऐसा सर्टिफिकेट जेन्युइन माना जाएगा जब वो कोर्ट के सामने रखा जाएगा, इन ओरिजिनल रखा जाएगा। पिछली वीडियो में मैंने बीएसए की वीडियो में प्राइमरी एविडेंस के बारे में बताया था, तो ये डॉक्यूमेंट प्राइमरी एविडेंस है। फर्स्ट टाइम यही डॉक्यूमेंट एग्जिस्टेंस में आया तो यही कोर्ट के सामने रखा जाएगा। और अगर प्राइमरी एविडेंस का सर्टिफिकेट, ऑथराइजेशन लेटर ये कोर्ट के सामने गए तो कोर्ट को बाउंड किया कि शैल बी डीम्ड प्रिज्यूम्ड जेन्युइन एंड शैल बी रिसीव्ड इन एविडेंस। कोर्ट को बाउंड कर दिया कि भैया आप एज एन एविडेंस इसको रिसीव कर लीजिएगा, अनलेस अंटिल इट इज प्रूव्ड कंट्री। अगर दूसरी पार्टी इसको नॉन जेन्युइन, फोर्स डॉक्यूमेंट, फॉल्स डॉक्यूमेंट, जेन्युइन नहीं है ऐसा अगर प्रूव कर देती है, तब तक कोर्ट इसको जेन्युइन मानते रहेंगे। इट मींस यहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर चला गया? दूसरी पार्टी के ऊपर, कि वो प्रूव करे कि ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन नहीं है। से अपोजिट पार्टी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ। तो ये बात करती है सब सेक्शन 5। तो 5 में किसकी बात हो रही है?
जेन्युइननेस, एविडेंस कैसे होगी? तो सब सेक्शन 1 2 3 4 5 कंप्लीट। अब बात करते हैं सब सेक्शन 6 की। पहले ही बता दिया था आपको कि ये टोटल बार लगा देता है कॉग्निजेंस पर कि कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी ही नहीं। कब नहीं लेगी? ऐसा नहीं होता कि हवा में लगा दिया बार, कंडीशन आपको बतानी पड़ेगी कि कब नहीं लेगी। तो एक ऑफेंस है सेक्शन 64, ध्यान दीजिए। सब सेक्शन 1 में ऑफेंसेस थे 81 से लेकर 84 तक, बट सब सेक्शन 6 में एक अलग ऑफेंस है और वो है सेक्शन 64 BNS, भारतीय न्याय संहिता, करस्पॉन्डिंग टू 76 IPC। अब यहां पर रेप की पनिशमेंट दी गई है दोस्त, बलात्कार की पनिशमेंट दी गई है। तो देखिए कि यहां पर रेप इज अलेज्ड टू हैव बीन कमिटेड बाय हस्बैंड। ये सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 219 BNSS करस्पॉन्डिंग टू 198 CRPC एप्लीकेबल कब होगी? कि पहली बात तो रेप हुआ होना चाहिए और वो रेप हस्बैंड ने किया था, वाइफ के अगेंस्ट किया था, तभी ये सबसेक्शन 6 पिक्चर में आएगी और केवल एक ही ऑफेंस के लिए। बट कब आएगी? और दूसरी कंडीशन कि वो जो वाइफ जिस पर रेप हुआ, सी इज अंडर एज ऑफ 18 ईयर्स, अंडर एज ऑफ 18 ईयर्स। इसका मीनिंग आप लोग बताएंगे? मैं वीडियो पहले पढ़ा चुका हूं। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि क्या इसमें अंडर एज ऑफ 18 ईयर्स में क्या 18 इंक्लूड है या 18 एक्सक्लूड है? आप कमेंट करके बताइए। मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपको अगर सर्च करना है, इस पॉइंट के ऊपर देखना है तो YouTube सर्च बार में सेक्शन 82, सेक्शन 83 IPC और उसके साथ में लीगल लैंप लिख दीजिए, वो निकल कर आ जाएगी वीडियो। करस्पॉन्डिंग सेक्शंस जो BNS की हैं वो लिख के लीगल लैंप लिख देंगे तो भी ये निकल कर आ जाएगी वीडियो, आप देखिए। बट आप पहले यहां कमेंट करके बताइए कि यहां पर अंडर एज ऑफ 18 ईयर्स में 18 इंक्लूडेड है या नहीं है। अब ये 18 साल आपको किस डेट पर देखने हैं? उस डेट पर देखने हैं जिस डेट पर रेप का ऑफेंस अलेज्ड हुआ है, जिस डेट पर यह कहा जा रहा है कि वाइफ कह रही है कि मेरे पति ने मेरे साथ रेप किया था और मैं 18 साल से कम की थी। उस दिन, जिस दिन रेप किया, उस दिन ये एज चेक करनी है और वो अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स होनी चाहिए। और आप नोट कर लो कि अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स में 18 ईयर्स इंक्लूड है। अब मैं यूं नहीं बताऊंगा अब क्यों है, उसके लिए आपको वो वीडियो ही देखनी पड़ेगी। अब यहां पर अगली कंडीशन है, टोटल बार किसके लिए है? कि जब वाइफ कंप्लेंट लेकर गई तो रेप हुए 1 साल निकल चुका था, 1 साल पूरा हो चुका था। 1 year has elapsed from the date of commission of such offense। उस डेट से, जिस डेट पर यह बताया जा रहा है कि वाइफ के साथ हस्बैंड ने रेप किया था, उस डेट से लेकर अब 1 साल पूरा हो चुका है, निकल चुका है। पूरा 1 साल निकल चुका होना चाहिए, हुआ नहीं, पूरा 1 साल पास हो चुका हो, 1 साल के बाद की बात हो रही है। तो उसके बाद कोर्ट ऐसे रेप केस का संज्ञान लेंगी ही नहीं, टोटल बार है। ये बात करती है सब सेक्शन 6। अब रह जाती है सब सेक्शन 7 और बहुत छोटी सी है। वो ये कहती है कि जितने भी पीछे यहां पर ऑफेंसेस की बात हुई, सेक्शन 81 से लेकर 84 या सेक्शन 64, इनके लिए अगर इनका अबेटमेंट हुआ था या इनकी अटेम्प्ट हुई थी तो उनके लिए भी सेम प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे जो प्रोविजन इनके ऑफेंस कंप्लीट होने पर अभी पीछे बताएंगे। ये बात करती है सबसेक्शन 7। लेकिन अब देखिए कि हमने बात कर ली थी सबसेक्शन 1 की क्लॉज ए, क्लॉज बी, बट हमने क्लॉज सी की तो बात करी ही नहीं, प्रोवाइजो के क्लॉज सी की। तो अब बात करेंगे
प्रोवाइजो के क्लॉज सी की, और उसमें लिखा गया इफ ऑफेंस इज 82 बीएनएस, मैंने शॉर्ट में लिखा है, अगर 82 भारतीय न्याय संहिता का अपराध है जो बाईगेमी कहलाता है। क्या कहलाता है? बाईगेमी। बाईगेमी के ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, देख लेना आप बाईगेमी, और साथ में लीगल लैंप लिख देंगे तो वीडियो निकल कर आ जाएगी। अगर ऑफेंस बाईगेमी का है, 82 बीएनएस का है, तो वहां पर एग्रीव्ड पर्सन कौन है? वाइफ। कौन सी वाली? पहले वाली वाइफ। तो अब क्वेश्चन आता है कि कंप्लेंट कौन कौन कर सकते हैं? तो कंप्लेंट मे बी, ध्यान देना, कंप्लेंट मे बी मेड, नॉट शैल बी, मे बी मेड। ये वाइफ भी कर सकती है, एंड वाइफ के साथ साथ कुछ और लोग हैं जो वो भी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो वो कौन होंगे? हर फादर, उसके पिताजी, उसकी माताजी, उसका ब्रदर, उसका भाई, या उसका बेटा, या उसकी बेटी, ये लोग भी कंप्लेंट कर सकते हैं। और भी हैं, या फिर इनके चाचा, या इनके ताऊजी, या इनके मामा, या इनकी मौसी, या इनकी बुआ। और इन 5 वर्ड्स के लिए क्या वर्ड्स यूज हुए हैं कानून में? देखिए, उसके लिए वर्ड्स यूज हुए हैं फादर्स और मदर्स, सिस्टर एंड ब्रदर। अर्थात इस लेडी की माताजी, इस लेडी के पिताजी, उन दोनों के भाई और बहन, ये शब्द यूज हुए हैं क्लॉज 3 में। तो ये कहा गया कि ये सब लोग भी कंप्लेंट कर सकते हैं, और इनके अलावा कोई अन्य व्यक्ति भी कर सकता है, बट विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। तो कोई अन्य व्यक्ति भी कोर्ट की परमिशन से कंप्लेंट कर सकता है, लेकिन वो अन्य व्यक्ति कैसे संबंधित होना चाहिए इस वाइफ से? तो या तो उसका संबंध खून का रिश्ता हो, ब्लड से रिलेटेड हो, या शादी के रिश्ते से संबंधित हो, मैरिज का रिलेशन हो, या एडॉप्शन का। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, बट कंटेंट ही इतना था। मैं क्या करूं, मैंने कोशिश करी कि एक ही वीडियो में सारी की सारी सेक्शन को कवर कर दिया जाए। और आप ये नोट कर लेना कि कुछ भी प्रोविजन छुटा नहीं है। बेशक मैंने वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ाया आपको, बट कोई भी प्रोविजन छुटा नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपने मटेरियल फैक्ट्स को नोट भी कर लिया होगा, और जो यहां से क्वेश्चन बनेंगे उनके जवाब भी आप बहुत अच्छे से दे पाएंगे। तो लाइक, हाइप, कमेंट, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन हिट आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की अब नेक्स्ट सेक्शन 220 के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।